अब इस बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले गोरखपुर से एक बड़ी खबर आपको अपडेट कर दें। गोरखनाथ मंदिर में हमला मामले पर यह अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिलाधिकारी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं। जी हां, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मंदिर पहुंचे हैं। एटीएस और एसटीएफ के एडीजी भी मंदिर पहुंचे हुए हैं और आरोपी मुर्तजा से लगातार पूछताछ करने में जुटी है पुलिस। और सोमवार रात से ही आरोपी मुर्तजा से पूछताछ हो रही है। एटीएस और एसटीएफ की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इसके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। देखिए तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब हमला किया था मुर्तजा ने, और आरोपी मुर्तजा से लगातार पूछताछ हो रही है। उसके कनेक्शन को खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, किन लोगों के संपर्क में वो रहा है, क्योंकि जानकारी है कि कई तरीके के वीडियो वो देख रहा था जो कि माइंड वॉश करने वाले वीडियो थे। जाकिर नाइक का वीडियो वो देख रहा था। इस तरीके की तमाम बातें सामने आ रही है जिस पर लगातार पूछताछ हो रही है। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार पूछताछ की जा रही है और इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में कौन पहुंचा है, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, मुर्तजा को सोमवार रात ही यानी जब रिमांड के लिए पेश किया गया था उस समय उसको रिमांड जो मजिस्ट्रेट थे उनसे कहा गया कि इसकी रिमांड जरूरी है और स्वीकृत करने के साथ ही इसको तुरंत रिमांड पर दे दिया जाए। तो मुर्तजा को रात में ही रिमांड पर ले आया गया था और उससे पूछताछ शुरू हो गई है। गोपनीय स्थान पर उसको रखकर एटीएस और के एडीजी हैं जो नवीन अरोड़ा, एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश वो पूछताछ कर रहे हैं। जिला पुलिस से भी पूछताछ कर रही है, अलग अलग तरह से पूछताछ कर रही है। कुछ साइकोलॉजिस्ट भी बुलाए गए हैं जो उसकी मानसिक स्थिति को मापने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो बरगला रहा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है। क्या वो झूठ बोल रहा है जो अपनी पागलपन की स्थिति बयां कर रहा है, क्या वो सच है क्या झूठ है, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ ही सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर के परिसर में डीएम के अलावा सारे आला अधिकारी पहुंच गए, क्योंकि हमले के पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। इसलिए गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को भी मजबूत करना है। सुरक्षा का मसला कई दिनों से चल रहा है यहाँ पर, हालांकि फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन कल जो रविवार रात की घटना हुई थी उसके बाद सुरक्षा को नए सिरे से समीक्षा की जा रही है। मंदिर की पूरा सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है। जो वॉच टावर बने हैं, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड है अंदर मौजूद, डॉग स्क्वाड है, उनको लेकर समीक्षा भी होनी है कि कहाँ कहाँ किस तरह से चेकिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनका दायरा कैसे बढ़ाया जाना है, इस बात को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी गोरखपुर में ही है और मंदिर परिसर में उनका आवास है, वहीं पर हैं। सारे अधिकारी वहां पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। समीक्षा की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की। जो मुख्य द्वार है जहां से एंट्री होती है परिसर में, और उसके अलावा मंदिर का मुख्य द्वार है वहां जो मंदिर में प्रवेश करते हैं, उस रास्ते पे ये करीब 50-60 मीटर का रास्ता है। और उस दौरान उस रास्ते पे मंदिर के जो तमाम दुकानें हैं वहां पर, वहां कपड़ों की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं और तोहफे खरीदने के लिए खिलौनों की दुकानें हैं। तो उन दुकानों में भी किसी न किसी तरह से ये है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कुछ इस तरह का जो अराजक तत्व है वो वहां पर परिसर में शामिल। ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। सबसे पहले बात पुष्कर सिंह धामी की होगी। पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में मौजूद हैं। वो आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा भी वो और कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सीएम धामी कल दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मिले। देखिए एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का प्लान है। अनिल बलूनी से उनकी मुलाकात हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री मोदी से वो मिल सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों के मामले में विभागों की बैठक की। विभागों की समीक्षा बैठक उन्होंने ली। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की स्थिति को लेकर चर्चा की गई है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर चारधाम क्षेत्रों में क्या हालात हैं, कहीं सड़क खराब है तो कहीं उसको कब तक रिपेयर किया जाएगा, इन तमाम विषयों को लेकर समीक्षा हुई। और आगे के लिए क्या प्लान है, इन तमाम विषयों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के जंगलों की आग और गुलदार के आतंक को लेकर वन विभाग की समीक्षा बैठक ली और इस दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं,
सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। गुलदार को हम लोगों को लेकर बात हुई है कि जिस तरह इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि ताकि इसमें जिस तरह से हुआ कि रेडियो कॉलर के माध्यम से भी एक टेक्नोलॉजी ये भी है जिससे कि जितने लेपर्ड हैं, इनके गुलदार हैं, इनके मूवमेंट पर लगातार नज़र रखी जा रही है। लेकिन चूँकि सारे गुलदारों को रेडियो कॉलरिंग से जोड़ा जाना ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रयास है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो कॉलरिंग और का उपयोग करके इससे घटना को रोका जा सके। और उधर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कोटद्वार में हो रहे विकास के कामों की योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की है। इसके अलावा अपने इलाके की मुख्य समस्याओं के बारे में भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने प्रमुख निर्माण कार्यों के बारे में भी जाना। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की समीक्षा, अधिकारियों के साथ बैठक, विभागीय अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा की है और विकास कामों के बारे में जानकारी दी है। योजनाओं की भी उन्होंने समीक्षा की। सक्रिय रितु खंडूड़ी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है उत्तराखंड की। हॉस्पिटल्स में दिक्कत क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि बेस हॉस्पिटल को हम रेफर हॉस्पिटल के तौर पर चर्चा है, तो ये समझने की बैठक थी कि किस तरह से हम चीज़ों को जो खराब हैं उनको सुधार सकें, कहीं दिक्कतें हैं उनको ठीक कर सकें, या वीज़ावी ऑफिसर्स के माध्यम से कहीं परेशानी है तो उनको फिर कहा गया कि भाई आप इस चीज़ को देखें। और वहीं अब एक खबर उत्तराखंड के युवाओं के लिए। आने वाले हफ्ते में उत्तराखंड पुलिस सिपाही के लिए 1721 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ये अच्छी खबर युवाओं के लिए। भर्ती के लिए 2,60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 91,036 महिलाओं और 1,69,000 पुरुषों ने कुल मिलाकर आवेदन किया है। और उत्तराखंड पुलिस में करीब 6 साल बाद सिपाहियों की भर्ती निकली। धामीराज में सिपाहियों की भर्ती, और देखिए आवेदन इसके लिए करीब 6 साल बाद जो सिपाहियों की भर्ती हो रही है, इसके लिए बड़े पैमाने पर अप्लाई किया गया है, आवेदन किया गया है महिलाओं और पुरुषों के द्वारा। 2,60,000 आवेदन आए हैं और इसमें 1,69,000 पुरुषों ने आवेदन किया है, जबकि 91,000 महिलाओं ने भी आवेदन किए हैं। लेकिन भर्ती प्रक्रिया आपको बता दें 1721 पदों पर है। और आप देख रहे हैं कि करीब 6 साल बाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 2,60,000 आवेदन हैं, 1,69,000 पुरुषों ने आवेदन किए। और वहीं उत्तराखंड में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंतन बैठक होने वाली है। दरअसल रायवाला में ये बैठक होगी और बैठक 11 अप्रैल तक चलने वाली है। इस बैठक में अगले 20 साल की कार्य योजना और राष्ट्र निर्माण की भूमिकाओं पर मंथन किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल देहरादून पहुंचे हैं और आज से ये बैठक शुरू होने जा रही है। इन बैठकों में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष के अलावा विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़े कई संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। और इसके अलावा 7 दिनों तक इस बैठक में कार्यों के विस्तार, स्वावलंबन, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण समेत कई विषयों से जुड़ी बातों पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि कल शाम ही संघ प्रमुख मोहन भागवत देहरादून पहुंचे हैं और अब 11 तारीख तक मंथन किया जाएगा चिंतन शिविर में तमाम विषयों पर। मोहन भागवत खुद इस बैठक में मौजूद होंगे। आज से ये बैठक शुरू हो रही है, जो कि 11 अप्रैल तक तमाम अलग अलग विषयों पर मंथन होने वाला है। RSS का ये चिंतन शिविर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत चिंतन शिविर में पहुंचे हैं। और वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल की करारी हार के बाद अब इस्तीफे का दौर देखने को मिल रहा है। यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका मानना है कि चुनाव में यूकेडी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, इसलिए उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें।
क्योंकि चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी थी कि उत्तराखंड क्रांति दल को अच्छी सीटें मिल सके, लेकिन किन्हीं कारणों से जनता ने चुनाव में यूकेडी को वोट नहीं दिया, यूकेडी को पसंद नहीं किया और ऐसे में आगे दमखम के साथ प्रदेश के लिए काम करेंगे, ये भरोसा उन्होंने दिया है और लगातार एक के बाद एक इस्तीफों का दौर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल करना चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता हमारी सब कुछ है और जनता का जो फैसला है हमको स्वीकार करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जनता हमसे क्यों नाराज हुई है। तो जब तक हम चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो हम जनता के हित की लड़ाई हम कभी नहीं लड़ सकते। इसलिए हम हारे नहीं हैं, नाम थके नाम पलायन कर रहे हैं। हम नए सिरे से परिसीमन को लेकर के, भू कानून को लेकर, अनुच्छेद 372 को लेकर के, मूल निवास को लेकर के, अस्थायी राजधानी को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपको सड़कों पर मिलेंगे। और उत्तराखंड में अक्षय तृतीया यानी 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना काल के बाद से इस बार यात्रा बड़े स्तर पर होने की संभावना है और इसीलिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार, शासन और मंदिर समिति स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का संचालन 3 मई से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है अधिकारियों के साथ। और सीएम दिल्ली में करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से वो चर्चा करने वाले हैं। और आपको बताएं कि 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। सबसे पहले 3 मई को अगर हम बात करें गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 मई को खुलने वाले हैं। केदारनाथ धाम की बात करते हैं, 6 मई को बाबा के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। तो 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पिछले 2 सालों से सामान्य रूप से 4 धाम यात्रा नहीं हो पाई है, लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य हैं तो कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री पहुंच सके। चलिए आपको देहरादून ले चलते हैं। पंकज राणा इस यात्रा के बारे में, इसकी शुरुआत की तैयारियों के बारे में बहुत विस्तार से हमें जानकारी देने वाले हैं। पंकज राणा, उत्तराखंड के लिए ये जो 4 धाम यात्रा होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आर्थिक स्थितियों के लिए लोगों की और जो व्यापार से जुड़े हुए हैं पर्यटन के, उनके लिए भी बहुत विशेष महत्व है। तो इस यात्रा की शुरुआत से पहले इस बार आपको क्या विशेष तैयारियां दिख रही हैं? बिल्कुल, राजेंद्र ने अपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उत्तराखंड के लोगों की आस्तिकी से जुड़ी हुई 4 धाम यात्रा है और 1 महीना पूरा बचा है। देखिए, ये अप्रैल का हम पूरा महीना कह सकते हैं तैयारियों के लिए और इस एक महीने में सरकार को, शासन को पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी ताकि 4 धाम यात्रा में आने वाले हर श्रद्धालु को ये लगे कि सरकार उनके लिए बेहतर काम कर रही है। सरकार का नया गठन हुआ है, अधिकारी नए एक्टिव मोड में हैं, मंत्री अपने अपने तरह से विभागों में निर्देश दे रहे हैं। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि तैयारियों को अंतिम रूप देने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी क्योंकि जो ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है और 4 धाम यात्रा का जो पैदल मार्ग है वहाँ पर बर्फ़ की वजह से थोड़ी दिक्कत है और उसके अलावा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं 4 धाम यात्रा में। तो इनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत दिल्ली में हैं। वो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे ताकि 4 धाम यात्रा में और ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। बिजली की 24 घंटे कैसे उपलब्धता हो सकती है, इन चीज़ों पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। सड़क मार्ग पर जाम जैसी स्थिति ना बने, इसको बेहतर किया जा रहा है। जो ऐसे लैंडस्लाइड जोन है जहां पर हर समय मलबा आने की से परेशानियां होती है, जाम की स्थिति हो रही है, वहां पर जो जेसीबी मशीनें हैं, अन्य जो सुविधाएं हैं, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार पहले से ही तैयार कर रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए राजेंद्र, ये है कि इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से 4 धाम यात्रा नहीं हुई है, तो इस बार बड़े स्तर पर यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। पर्यटन विभाग को जो सूचना मिली है उसके आधार पर होटलों की बड़े स्तर पर बुकिंग हो गई है। तकरीबन 40 लाख यात्रियों ने उत्तराखंड में आने के लिए पर्यटन विभाग की वो होटल हैं उनको बुकिंग कर दिया है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि इनमें कुछ पर्यटक हो सकते हैं, कुछ 4 धाम यात्री हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, इसीलिए 4 धाम की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, आपने तैयारियों के बारे में बताया। बिल्कुल पूरा 1 महीना है, अब तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि यूपी में आग का कहर कैसे बरपा है। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर की होगी आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए आप। यहाँ पर गेहूं की फसल में आग लग गई और आग लगने से पूरी फसल जलकर खाक हो गई। और जो दूसरी तस्वीर है वो आजमगढ़ की है। यहाँ फूलपुर के पलिया गांव में आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वासीपुर आजमगढ़ की ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों ही जगहों पर गेहूं के खेत में आग लगने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है।